वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं अपलोड किया। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट किया था क्योंकि इसका बीच में एनसीएल का एग्ज़ाम हो गया है और इसका आंसर की भी पब्लिश हो गया था। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसका आंसर की को लेके डिस्कस करने के लिए। तो मैं बिज़ी था, मेरा घर पे एक ओकेशन था, मेरा बहन जी का पहला जो अन्नप्राशन होता है वो था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो सभी स्टूडेंट जो मेरे को रिक्वेस्ट किया था, सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि सॉरी फॉर डिले। तो आज मैं डिस्कस करूँगा इस पेपर को लेके, फिटर पेपर को लेके टोटली 100 क्वेश्चन को लेके डिस्कस करूँगा। और इस पेपर में क्या क्या गलती है, कि कौन सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कौन सा क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। कंप्लेंट कैसे करना पड़ेगा या ऑब्जेक्शन कैसे करना है, तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए, प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ठीक है। और सपोर्ट करते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों को शायद ये सॉल्यूशन मिल गया है। पेपर का सिर्फ ऑब्जेक्शन करना ही मतलब नहीं है। ऑब्जेक्शन 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को शायद कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन करना छोड़ के क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा पेपर को हल करना पड़ेगा। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल आप लोग को थ्योरी का क्वेश्चन तो ऐसे इतना ईजी क्वेश्चन था कि मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया था उधर से 95% क्वेश्चन कॉमन आया था। तो जो स्टूडेंट मेरा चैनल को डेली फॉलो करता है वो सभी स्टूडेंट का वो सब क्वेश्चन कॉमन आया है। कुछ क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था जो बाहर से आया है। और मैथ का जो क्वेश्चन था, क्षेत्रफल से क्वेश्चन था, वो भी मैं कुछ टाइप्स जो मैं ऑलरेडी मेरा क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो कुछ नया क्वेश्चंस भी आया है, बहुत सारा क्वेश्चन मैथ से आया है। तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल आप लोगों को थ्योरी का आंसर बता दिया, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं कि क्वेश्चन और एक आंसर एक साथ बता देना। क्वेश्चन को लेके थोड़ा डिस्कस करना, जो भी न्यूमेरिकल है, नॉन टेक्निकल है, जो भी है उसको डिस्कस करना। तो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नॉन टेक्निकल का डिस्कशन नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ। क्योंकि नॉन टेक्निकल का डिस्कशन करना उतना भी आसान नहीं है जितना थ्योरी का आसान होता है। क्योंकि थ्योरी जितना इजी आया है, कोई भी बुक से कोई भी स्टूडेंट अगर ढूंढेगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मैथ को लेके डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो मैथ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। सिर्फ आज एनसीएल में आया है इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, इसरो में आएगा, एनएफएल में आएगा, बार्क में आएगा। तो आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आप लोग को बताऊंगा। मैं कल ही मेरा क्वार्टर में आया हूँ और मेरा नाइट ड्यूटी था, फिर भी नाइट ड्यूटी में मेरा जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं पूरा रात जाग के मैं आप लोगों के लिए जो आंसर की है, नॉन टेक्निकल का आंसर की मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो मैथ का एक पीडीएफ में बना दिया हूँ। इस पेपर में जो भी मैथ था तो उस पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ देखने से आप लोग को मैथ का सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन आप लोग को धीरे धीरे समझाऊंगा। तो क्लास को आप लोग पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। जो मेरा वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे थे और जो स्टूडेंट मेरा वीडियो डेली देखते हो, सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग और भी अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट आज का वीडियो नया देख रहा है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला और भी एग्ज़ाम है, उसमें भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा। और न्यूमेरिकल और जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिमार यूज्ड फॉर रिमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल। तो बोल रहा है कि कौन सा रिमार यूज़ होता है रिमिंग ऑपरेशन जहाँ पे ब्लाइंड होल होता है। मतलब क्या, अंधा होल। ब्लाइंड होल मतलब क्या, जो भी एक होल होता है ना, सोच लो इतना बड़ा एक वर्क पीस है तो इसका थ्रू आउट द मतलब लेंथ अगर हम लोग होल बनाएंगे, पूरा डेप्थ तक अगर होल बनाएंगे उसको नॉर्मल होल बोलता है। लेकिन एक अगर वर्क पीस है तो उसका आधा डेप्थ तक अगर होल बनाएंगे उसको ब्लाइंड होल बोलता है, ठीक है। मतलब एक साइड से हम लोग देख सकते हैं, दूसरा साइड से हम लोग देख नहीं पाते। तो ब्लाइंड होल में रिमिंग करने के लिए, रिमिंग क्या होता है, रिमिंग होता है एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिमार का दौर हम लोग करते हैं। रिमार होता है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ब्लाइंड होल में रिमिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड स्पाइरल
फ्लूटेड रिमर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करते हैं रिमर? राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि जनरली हम लोग कौन सा रिमर यूज़ करते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो राइट हैंड रिमर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेलिकल रिमर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड हेलिक्स और दूसरा होता है राइट हैंड हेलिक्स। जो हेलिकल फ्लूटेड रिमर होता है वो कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे QA ग्रुप्स रहता है, QA ग्रुप्स जहाँ पे रहता है ना, QA जैसा ग्रुप रहेगा या स्पाइरल कट का जहाँ पे ज़रूरी होगा, उधर हम लोग का हेलिकल फ्लूटेड रिमर यूज़ होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जो हेलिकल फ्लूटेड या स्पाइरल फ्लूटेड रिमर होता है वो कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे स्मॉल जो चैटरिंग का आवाज़ होता है, चैटरिंग को कम करने के लिए और अच्छा फिनिश देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव? तो एब्रेसिव 2 टाइप का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। ठीक है, तो एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के अंदर क्या होता है? डायमंड आता है। ठीक है, कोरेंडम आता है। उसका बाद और अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल तो SiC आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है, Al2O3 आता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इधर क्या बोला है, इधर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर B इमेरी, ऑप्शन नंबर C डायमंड, ऑप्शन नंबर D कोरेंडम। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। जब बोला है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है सब नेचुरल एब्रेसिव, प्राकृतिक एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट। जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास होता है। तो रूम टेम्परेचर में प्लेन कार्बन स्टील क्या क्या कंटेंट करता है? तो फ्राइड भी होता है, पेयरलाइट भी होता है, सीमेंटाइट भी होता है। अगर इधर पूछता कि प्लेन कार्बन स्टील का जगह पूछता कि हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है फेराइट प्लस पेयरलाइट। ठीक है, और इधर अगर पूछता कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, तब क्या हो जाता है? हाइपर जब भी बोलता है, हाइपर मतलब क्या? जहाँ पे कार्बन परसेंटेज 0.84 से 2.1% तक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है? पेयरलाइट प्लस सीमेंटाइट होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। मतलब ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग मतलब क्या है? तो ड्रेसिंग मतलब होता है जब भी ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग और लोडिंग होता है तो क्या होता है? इसका लोडिंग और ग्लेजिंग होने का कारण ग्राइंडिंग व्हील सही से काट नहीं पाता। ठीक है, तो इसका काटिंग जो एक्शन रहता है ना तो पूरा टूट जाता है, इसलिए पूरा प्लेन सरफेस बन जाता है। तो उसका नया कटिंग एक्शन निकालने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो ड्रेसिंग कैसे करते हैं? एक एब्रेसिव टाइप या जो ड्रेसर टूल का द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रेसर टूल का द्वारा हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। जैसे होता है स्टार व्हील ड्रेसर, उसका बाद होता है डायमंड पॉइंट ड्रेसर। ओके, तो इसका मदद से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर्स टू आयरन कोटेड विथ। मतलब गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है उसमें आयरन किसका कोटिंग किया जाता है? आयरन के ऊपर किसका कोटिंग किया जाता है? तो उसका ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो जेडेन का कोटिंग किया जाता है। क्यों करते हैं हम लोग इसको? करोशन, जंग राष्ट्र से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइज आयरन करते हैं, मतलब जिंक का प्रलेप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द रफ कट फाइल इज। बहुत सारा स्टूडेंट इसका आंसर कर दिया कि ट्रायंगुलर, लेकिन मैं बहुत बार आप लोगों को डिस्कस किया था, ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया ना, तो ये सभी क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस किया है। जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल को डेली फॉलो करते हैं वो सभी स्टूडेंट को मालूम है। तो राफ्ट कट फाइल का जो शेप होता है वो होता है हाफ राउंड शेप होता है, लेकिन राफ्ट कट फाइल का जो टीथ का शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। ओके, तो राफ्ट कट फाइल यूज़ कहाँ पे होता है? वुड, मतलब लकड़ी, चमड़ा को, वुड, लेदर को कटने के लिए राफ्ट कट फाइल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था इसरो में। ठीक है, तो ए स्टैंडर्ड हैक्सो ब्लेड ऑफ 300 मीटर, मतलब एक क्वेश्चन में गलत है तो आप लोग इस क्वेश्चन में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कंप्लेंट कैसे करना है? तो एक मेल आईडी उन लोग दे दिया है, तो आंसर की जो आया है ना तो उसके ऊपर में एक नोटिस है, तो नोटिस में एक मेल आईडी दे दिया है, उसमें आप लोग का एडमिट कार्ड आप सब अटैच करना है। जो भी आप लोग का एडमिट कार्ड है अटैच करना है। उसके बाद इस
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट देना है और स्क्रीनशॉट दे के स्क्रीनशॉट आप लोग अपलोड कर दीजिए। उसका जो क्वेश्चन नंबर है 7 आप लोग लिख दीजिए कि इसका सेट नंबर भी 1 है, सेट नंबर ए है तो सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके दे दीजिए और इसका बोलिए कि इसका यूनिट मीटर कभी नहीं होगा, क्योंकि 300 मीटर का हेक्सो ब्लेड कभी नहीं होता, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 300 मिलीमीटर होना चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बोनस मार्क मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली हो जाएगा 300 मिलीमीटर। तो मैं तो आप लोग का आंसर बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जो स्टैंडर्ड हेक्सो ब्लेड बोला है 300 मिलीमीटर का, उसमें कितना टीथ है, 375 टीथ है, ठीक है। तो बोला है कि क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ ब्लेड, मतलब सेट क्या होता है कि एक होता है स्टैगर्ड सेट, जैसे एक ऐसे होता है, ठीक है। स्टैगर्ड सेट में एक टीथ इधर, एक टीथ इधर, एक टीथ इधर, एक टीथ इधर। और वेव सेट मतलब क्या है, वेव जैसा रहता है, फिर इधर 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 होते हैं, मतलब तरंग जैसा होता है, समुद्र में जैसा होता है ना, तो ऐसे होता है। तो इसका पिच को निकालने के लिए बोला है, तो 300 mm वो जो बोला है 300 mm बटा जो पिच निकालेंगे कैसे, जो ब्लेड का जो लेंथ है उसका बटा टीथ, ठीक है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8 mm, ठीक है। तो 0.8 mm जो पिच होता है वो होता है फाइन के लिए, ठीक है। और मीडियम जो होता है, मीडियम होता है 1.0 या 1.4, ठीक है। और जो कोर्स होता है वो होता है 1.8। आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन, मतलब जो 0.8 mm पिच है वो हो जाएगा फाइन पिच और वेव सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीट इज डिजाइंड एज 30 H7G6 इज ए। तो ये क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो H7G6 जब भी बोलेगा, 30 का जगह अगर 40 भी रहे तो कोई बात नहीं, H7G6 जब भी बोलेगा तो तब हो जाएगा क्लियरेंस फिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल बेसिस क्लियरेंस फिट। तो एक होता है H समथिंग होता है और एक होता है P स्लैश दे के P होता है। तो ये जो फिट हो जाएगा, P जहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। तो ये जस्ट ट्रिक्स और कुछ नहीं। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो एंड थीन पार्ट ऑफ द फाइल व्हिच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। ये फाइल चैप्टर को क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइल का एक नैरो एंड थीन पार्ट, पतला पार्ट होता है जो हैंडल में कनेक्ट होता है। तो पार्ट का नाम क्या है, वो पार्ट का नाम होता है टैंग। जो टैंग पोर्शन फाइल का बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब भी इसको वुडन हैंडल के अंदर घुसाते हैं ना, तो मार मार के इसको घुसाते हैं। तो ये अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग मारते हैं ना तो हैंडल में घुसाने का टाइम तो ज़्यादा हार्ड होने के कारण ये टूट सकता है, इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट रखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब मैथ का क्वेश्चन है। 12 नंबर का भी मैथ का क्वेश्चन, 13, 14 और 15, 16 तक टोटल मैथ का क्वेश्चन है। टोटल मैथ का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पेपर है सेट ए एनसीएल फिटर पेपर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा नाम शुभजीत ठाकुर है और आप देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस, मतलब 2 ट्रेन है जिसका समान लेंथ है। लेंथ सोच लो, दो समान लेंथ का ट्रेन पैरेलल लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका स्पीड है, एक का स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर और एक का 36 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो बोल रहा है कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 36 सेकेंड में क्रॉस कर सकता है, दोनों एक साथ जा रहा है। तो फास्टर ट्रेन जिसका वेग था 46 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो स्लोअर ट्रेन को 36 सेकेंड में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, एक एक ट्रेन का लेंथ क्या है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए बोला है कि लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, तो यही हम लोग को मतलब सोचना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन विल बी x मीटर। ईच ट्रेन का लेंथ क्या होगा, x मीटर हम लोग मान लीजिए, ठीक है। उसका बाद देन डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस क्या कवर्ड होगा, x प्लस x मतलब क्या हो जाएगा 2x डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस 2x हो गया और देख सकते हैं रिलेटिव स्पीड,
तो ये जब दो स्पीड दिया रहेगा ना, जब भी सेम डायरेक्शन बोलेगा तब रिलेटिव स्पीड में माइनस हो जाएगा, और जब भी बोलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक जा रहा है और एक आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जब भी बोला रहेगा तब ये जो स्पीड होगा, स्पीड 46 जो भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन मतलब माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन बोला है इसीलिए माइनस हो गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, देख सकते हैं कि 5/18 से हम लोग मल्टीपल कर दिया तो 25/9 मीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक है। तो स्पीड आ गया, डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या बोलते हैं, 2x डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 2x, और कितना सेकंड में, 36 सेकंड में फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। और इसका स्पीड क्या होता है, ये तो डिस्टेंस बटा टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, तो स्पीड 25/9। तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा एक्स का वैल्यू। एक्स क्या हम माने, तो एक्स का मतलब सोचे थे कि लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, मतलब एक एक ट्रेन का कितना लेंथ है, तो एक्स इजिकल टू 50 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 95 नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट 95 नेचुरल नंबर होता है तो उसका एवरेज क्या होता है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 95 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से 95 तक बोला है, ठीक है। अगर बोलता कि 1 से 46 तक नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा वो निकालने के लिए बोलेगा, तब कुछ नहीं करना है, 1 प्लस जो भी बोलेगा लास्ट जो संख्या बोलेगा 95 बोला है, इसीलिए 95/2 कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 96/2, मतलब क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 48। तो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं n × n + 1/2/n, ठीक है। तो n का जगह आप लोग 95 रखिए, अगर 95 का जगह कुछ भी 47 या 27 जो भी दिया रहता है, तो n का वैल्यू वो रख के इस समीकरण को आप लोग को समाधान करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं n ओर कॉन्टेंट्स 25% ऑफ एलॉय, मतलब जो आयरन ओर होता है ना, तो आयरन और ओर में तो पूरा आयरन नहीं रहता, उसमें एलॉय होता है, एलॉय से निकालता कुछ आयरन, ठीक है। तो ये जो आयरन ओर है, उधर आयरन ओर में सिर्फ 25% एलॉय है, ओके। और आप देख सकते हैं दैट इज 90% आयरन, मतलब 25% जो एलॉय है उसमें से 90% आयरन है, प्योर आयरन है, ओके। और देन इन द रिमेनिंग 75 ऑफ द ओर देयर इज नो आयरन, मतलब जो आयरन ओर था, पहले जो ओर था उधर से क्या हुआ, उधर से एलॉय हुआ, ठीक है। तो एलॉय 25% है और बचता क्या, 75%। तो 75% में कुछ भी आयरन नहीं है, तो एलॉय में 25% एलॉय है, इसमें आयरन है, इसमें कितना परसेंटेज आयरन है, 90% है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो इधर बोला है हम लोग मान सकते हैं कि जो आयरन होगा, आयरन का जो ओर होगा, तो आयरन ओर हम लोग 100 kg मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 kg ओर होगा, तो इसका बाद क्या बोला, एलॉय कितना 25% बोला है, तो 25% मतलब क्या 100 × 25/100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 kg आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए सॉल्व किया हूँ। तो अगर मेरा मेहनत अच्छा लगे और मेरा समझाने का तरीका अगर ईच एंड एवरी मैथ अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल का हर क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एलॉय का वैल्यू आ गया, तो एलॉय जो 25% मतलब 25 kg आया ना, तो 25 kg का अंदर 90% मतलब आप देख सकते हैं 90% बोला आयरन है, तो 25 × 90/100 क्या हो जाएगा 22.5। तो 25 kg का अंदर कितना आयरन है, प्योर आयरन 22.5 kg प्योर आयरन है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना प्योर आयरन जो मिल रहा है 22.5 kg प्योर आयरन मिल रहा है, तो उसका ओर कितना था, 100 kg ओर था कि नहीं। जब प्योर आयरन मिल रहा है तो उसका पहले ओर कितना था, 100 kg ओर था, ओके। तो इधर क्या बोला, 60 kg प्योर आयरन को निकालने के लिए बोला है। तो आप देख सकते हैं 22.5 kg निकालने के लिए 100 kg ओर का ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं, इधर सेम हम लिखा है, तो 22 kg प्योर आयरन को निकालने के लिए 100 kg ओर का जरूरी है। 1 kg निकालने के कितना होगा, 100/22.5, और 60 kg प्योर आयरन के निकालने के लिए हम लोग को कितना आयरन ओर चाहिए, तो 60 × 100/22.5, तो क्या आ जाएगा 266.5 kg इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में भी इसका राइट आंसर सही है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 266.5 kg, ठीक है।
तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप में भी आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड करके समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो वीडियो का आप लोग पूरा देख रहे हैं, हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आप लोग नया नया कुछ ट्रिक सीखोगे और मैथ का भी आप लोगों को बहुत नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछेगा। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ए टॉवेल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ। मतलब जब भी हम लोगों को कोई टॉवेल का ब्लीच कर रहे हैं तो उसका लेंथ में 20% लॉस्ट हो रहा है, मतलब घटा हो रहा है। और ब्रेथ में कितना परसेंटेज हो रहा है? 10% घटा हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया, जब भी बोल रहा है कि जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि लेंथ में भी घटा हो रहा है और ब्रेथ में भी घटा हो रहा है, मतलब क्या? इसका एरिया में भी घटेगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कि कुछ भी दे देता तो पहले 20% इंक्रीज होता है, उसके बाद 10% डिक्रीज होता है, तो एरिया में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऐसे बोल दे दोनों में डिक्रीज हो रहा है, कभी कभी बोला दोनों में ही ऐसे इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है और 10% इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब जब भी क्वेश्चन वो पूछेगा ना, तो एक ही फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आप लोगों का साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये फॉर्मूला होता है एक, क्या बोलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है? तो इसका मदद से आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या बोला है? जब भी बोलेगा डिक्रीज तो माइनस ए हो जाएगा, जब भी बोलेगा और भी डिक्रीज तो सेकेंड में जब भी डिक्रीज बोलेगा तब माइनस हो जाएगा, जब भी बोलेगा प्लस तब भी प्लस, जब भी बोलेगा सेकेंड में प्लस इंक्रीज हो रहा है तब भी प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? लॉस्ट मतलब क्या? घटा हो रहा है, तो -20 लिखा है, ए का जगह। और से ब्रेथ में भी घटा हो रहा है, -10 लिखा है, ठीक है? उसका बाद क्या बोला? प्लस, इधर कोई भी प्लस माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस रहेगा, ओके? तो उसका बाद ए एंड बी का वैल्यू क्या है? 20 × 10 बटा 100, ठीक है? तो इसका बाद काटने के बाद आप देख सकते हैं -30 हो जाएगा और ए काटने के बाद +2, तो -28 हो रहा है। तो माइनस मतलब क्या है? एरिया में घटा हो रहा है। माइनस जब भी होगा तब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो एरिया है, एरिया में कम हो रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसका डिक्रीज कितना परसेंटेज हो रहा है? 28%, सॉरी, इसका 28% आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 28% टोटल एरिया में घटा हो रहा है। तो और भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोला है लॉस्ट है ना, तो गेन बोल सकता है, गेन बाय इंक्रीज बोल सकता है, दोनों में इंक्रीज हो गया तो तब क्या हो जाता? +20 हो जाता, +10 हो जाता, ठीक है? और प्लस ए इंटू बी मतलब क्या? 20 × 10 बटा 100, तब क्या हो जाता है? तब हो जाता 30 + 2, तो 32 हो जाता, +32 मतलब क्या है? तो इधर भी इंक्रीज़ हुआ तो इधर भी इंक्रीज़ होता, इसीलिए इधर प्लस आ रहा है, मतलब क्या है? एरिया में इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए 32% जो एरिया है, एरिया में इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जब भी ऐसे 2 बार बोल देगा कि इसका लेंथ में इतना परिवर्तन हो रहा है, ब्रेथ में इतना परिवर्तन, तो टोटल एरिया में कितना परिवर्तन होगा, तो ऐसे आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है? बहुत ही ईजी ट्रिक्स है, आप लोगों को पता चलना चाहिए। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन, ए मैन वॉक डायगोनली अक्रॉस ए स्क्वायर ग्राउंड। एक स्क्वायर ग्राउंड है तो उसका वो डायगोनली जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव बाय नॉट वॉकिंग द अलोंग विद द एजेस। मतलब क्या बोल रहा है? आप देख सकते हैं एक स्क्वायर फील्ड है, तो अगर हम लोग इधर से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इधर जाएंगे, तो टोटल कितना हम लोग को दूरी तय करना पड़ेगा? तो ए होता है, सोच लो, एक इसका जो साइड है, साइड का वैल्यू सोच लो ए है, तो इधर जा रहा है, इसके बाद इधर, मतलब क्या है? तो टोटल 2a जा रहा है ना, तो 2a जा रहा है इधर तक। और आप देख सकते हैं हम इसीलिए ए लिखा है कि इफ़ ए मैन वॉक्स अलोंग इट्स साइड्स देन ही कवर्स। साइड का हिसाब से अगर ये जाएगा तो टोटल a + a मतलब 2a ये ट्रैवल करेगा। अगर वो डायगोनली जाएगा तो डायगोनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं जब साइड ए हो जाता है तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाता है? √2 × साइड। तो साइड मतलब क्या है? ए, तो इसीलिए हम लोग ए लिख दिया, ठीक है? तो √2 का वैल्यू क्या होता है आप लोग को पता चलना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डायगोनली जाने पर कितना परसेंटेज उसका वॉकिंग सेव हो रहा है। तो
क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो पहले वो जा रहा था 2a अगर जाएगा और इसका बाद जो अगर डायगोनली जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायगोनली इसका वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस 1.414 मतलब √2 का वैल्यू हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, इतना डिस्टेंस सेव हो रहा है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस सेव हो रहा है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, तो ये जो सेव हो रहा है, गेन जो भी होता है कि जो भी लॉस होता है तो किसका ऊपर डिपेंड करता है, वो कॉस्ट प्राइस का ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इधर मेन जो अगर हम लोग डायगोनली नहीं जाएंगे तो इसका मेन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 2a इसका मतलब टोटल दूरी हो जाएगा। तो उसमें कितना कम तय करना पड़ रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं द परसेंटेज सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। एजेस का बराबर जब हम लोग साइड बराबर हम लोग नहीं जा रहे हैं तो कितना परसेंटेज सेव हो रहा है। तो 2a में अगर इतना सेव होगा तो 100 में कितना होगा, तो 100 में 29.3% होगा। तो क्वेश्चन में इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो 29.3 मतलब 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में भी ये सही आंसर है 30%। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को शायद पता चल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है फिर से हम आप लोगों को समझा देता हूँ। हो सके कि मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो रहा है, फिर भी आप लोग समझने का कोशिश करिए कि जब ये साइड बराबर जाएगा तो साइड बराबर जाएगा तो 2a डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर डायगोनली जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो कितना कम डिस्टेंस होता है करेगा, तो इतना कम मतलब उसको इतना डिस्टेंस उसको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस तो सेव कर रहा है, तो सेव कर रहा है किसने में, तो 2a में इतना डिस्टेंस सेव हो रहा है, तो 100 में कितना हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर इज। तो हम बोल दिया कि जब डायगोनल दिया रहेगा कोई भी स्क्वायर का, तो अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि स्क्वायर का डायगोनल कितना बोल रहा है, स्क्वायर का डायगोनल बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू साइड। ठीक है, √2 इंटू साइड होता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं √2 इंटू साइड होता है। डायगोनल का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर बोल दिया है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर का PDF है, मैथ का जो PDF है, PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और भी अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं। तो साइड का वैल्यू निकाल के आप देख सकते हैं। तो साइड का वैल्यू निकालने के बाद पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का 4 इंटू a होता है। तो 4 का सर साइड का अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 56.56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन 16 तक। तो 18 का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बीच में और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करना सबसे ज़रूरी है। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4√2 + 4 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या है, कोई राइट एंगल मतलब क्या 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई दो साइड समान होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये दो साइड समान है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका पेरीमीटर बोला है, ए बोल दिया है। ओके, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, a + b + c होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जो सेम साइड है उसका वैल्यू x मान सकते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द ईच सेम साइड इज x। ठीक है, तो जब दो साइड का लेंथ निकल गया तो डायगोनल का भी तो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो लेंथ कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, सॉरी डायगोनल नहीं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा √AB² + BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू x² + x² 2x², तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √2 इंटू x। ओके, तो इसका बाद पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a + b + c। तो a का वैल्यू भी x है, a का वैल्यू आप देख सकते हैं x, b का वैल्यू x, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √2 इंटू x। ओके, तो आप देख सकते हैं यही मैं लिखा हूँ। इसका बाद टोटल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x + √2 इंटू x। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का साथ जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दे दिया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है 4√2 + 4। तो 4√2 + 4 आप देख सकते हैं। तो ये दोनों का अगर इक्वल करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं √2 x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 पड़ा रहेगा, और इधर अगर इससे अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 ब्रैकेट में रहेगा। तो इन दोनों को काटने के बाद क्या आ जाएगा, √2x = 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2√2 आ जाएगा।
ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू एक सेम साइड का वैल्यू आ गया है। तो इसका बाद हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू 2 इंटू √2 है। ओके, तो एक्स का वैल्यू अगर 2 इंटू √2 हो जाएगा तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस √2 इंटू एक्स, तो √2 और एक्स का वैल्यू 2 इंटू √2, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को प्लीज़ आप लोग बताना। ओके, तो इसका बाद मैं थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इसका बाद आप देख सकते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है जो मिस हो गया था। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप डिफर इन देयर, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसका नाम होता है, एक होता है जो टेपर टैप होता है, इंटरमीडिएट टैप होता है सेकेंड टैप का नाम, और थर्ड टैप का नाम होता है बॉटमिंग टैप या प्लग टैप, जिसका एंगल होता है फर्स्ट टैप का एंगल 4 डिग्री, सेकेंड टैप का एंगल होता है 20 डिग्री, थर्ड टैप का एंगल होता है 20 डिग्री। ठीक है, तो टैप बनता है हाई स्पीड स्टील से बनता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और जो फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप को हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट टैप है, सेकंड टैप है, तो इसका टैपर जो लीड होता है ना, जो फ्रंट पोर्शन में टैपर लीड होता है, उसका हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि इसमें ये फर्स्ट टैप है या सेकेंड टैप है या थर्ड टैप है। ओके, इसका बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए ड्रिल बिट एंगल बिटवीन द चिजल एज एंड कटिंग लीफ इज नोन एज। जो ड्रिल बिट होता है ना, जो ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है, तो वो ड्रिल बिट में जो चिजेल एज और काटिंग लिप का बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिजेल एज एंगल या वेब एंगल, जिसका वैल्यू होता है 55 डिग्री होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो मेरा क्लास को ध्यान से फॉलो कर रहा है तो वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, हो सके मेरा हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन अब लोगों को मैं ऐसे ही डिस्कस करते रहता हूँ और एक क्लास में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन मतलब आप लोगों को गेन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, फॉर ए पावर हैक्सो ब्लेड, जो पावर हैक्सो ब्लेड होता है इसका पिच मतलब क्या है, पिच मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ पर इंच, इंच में कितना टीथ है उसको ही बोलता है उसका पिच। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ पर इंच। ठीक है, तो 25 mm में कितना पिच होता है वो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू होता है 25.4 मिलीमीटर। ओके, तो अगर ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm, तो इसका राइट आंसर वही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कॉन्सेंट्रिक विथ इट एक्सिस। जो ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसका एक्सिस रहता है, तो एक्सिस का जो कॉन्सेंट्रिक वो जो घूमता है ना, तो ग्राइंडिंग व्हील को शेपिंग करने के लिए, मतलब जो एक्सिस है उसका एक्सिस को एक्सिस में सेकेंडरी घूमने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेशन करते हैं, हम लोग ट्रूइंग करते हैं। अगर हम लोग ट्रूइंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डांसिंग करेगा, वो जो कॉन्सेंट्रिक घूमता है ना, कॉन्सेंट्रिक नहीं घूमेगा तब इसेंट्रिक घूमेगा। ठीक है, वो डांसिंग करता रहता है, मतलब ऐसे इधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे इसेंट्रिक जॉब में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट पायलट प्रोवाइडेड इन द रिमर। जो रिमर होता है, रिमर का फ्रंट पोर्शन में पायलट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब भी रिमर बोलता है या काउंटर बोर्ड टूल बोलता है या कुछ भी बोल देता है तो पायलट का काम ही होता है, जैसे पायलट एरोप्लेन चलाता है ना, तो वैसे ये भी क्या करता है, फिनिश कॉन्सेंट्रिक होल, मतलब रिमर का काम होता है तो फिनिश करना होल को, तो एक कॉन्सेंट्रिक रखता है। ठीक है, एक गाइड करता है रिमर को, जो होल रहता है तो उसका कॉन्सेंट्रिक सौकेंद्रिक रखने के लिए उसको मदद करता है। ठीक है, तो पायलट का जब भी आएगा, पायलट का काम क्या है, तो कॉन्सेंट्रिसिटी को बजाय रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड एडवांसेस इन व्हिच रोटेशन। मतलब एडवांसेस मतलब क्या है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड को अगर हम लोग घुमाएंगे, कौन सा डायरेक्शन घुमाने पर वो टाइट होगा, तो अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड जो थ्रेड होता है ना उसको हम लोग ऐसे घुमाना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब जो क्लॉकवाइज घूमता है ना उसको उल्टा घुमाना चाहिए, तब वो एडवांस होगा, टाइट होगा। ओके, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रिफ्ट इज़ यूज्ड फॉर, जो ड्रिफ्ट होता है ना, ड्रिल ड्रिफ्ट जिसको बोलता है, जो वेज शेप में होता है, तो क्या काम में आता है, जब भी हम लोग सॉकेट स्लिप के अंदर टेपर से ड्रिल को लगा देते हैं ना, या जो मशीन स्पिंडल में लगा देते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टेपर सैंक ड्रिल के लिए यूज़ होता है। और जब भी हम लोग स्ट्रेट सैंक ड्रिल यूज़ करते हैं तो हम लोग चक में पकड़ते हैं, तो खोलने के लिए हम लोग चक यूज़ करते हैं। ओके,
तो आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लगेगा मेरा हिसाब से लगता है। आप लोग ध्यान से पूरा क्लास को देखिए। ओके, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ बिवलिंग द एंड ऑफ ए होल इज कॉल्ड, मतलब क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है कि ये कोई भी एक होल है तो उसका फ्रंट पोर्शन को बिवेलिंग मतलब क्या, चैम्परिंग करने का जो प्रोसेस है, इस टाइप का करने का जो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। ठीक है, तो काउंटर सिंकिंग होता है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके, एक एंगल होता है, 4 एंगल होता है, 75 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है, जैसे ये रिवेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए पूरा। 26 नंबर का, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर 2 मेथड्स ऑफ, जो साइनाइडिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, वो किसका 2 मेथड होता है, वो केस हार्डनिंग का 2 मेथड होता है। तो केस हार्डनिंग में क्या होता है, केस हार्डनिंग में होता है इसका जो केस होता है मतलब ऊपरी सतह होता है उसको हार्ड बनाता है, नीचे पोर्शन जो होता है, नीचे पोर्शन वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन इसका ऊपरी सतह को हम लोग हार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो केस हार्डनिंग का 2 प्रोसेस होता है, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर ऑल्सो नोन एज, मतलब जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है ना, तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, रोलिंग का कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, बियरिंग में अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट का हिसाब से अगर कुछ एलिमेंट रोलिंग एलिमेंट रहेगा तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो इधर रोलिंग एलिमेंट क्या क्या रहता है, एक रहता है बॉल रहता है और एक ज़्यादातर यूज़ होता है क्या रहता है, रोलर रहता है। ठीक है, नीडल भी रहता है। ओके, लेकिन बॉल एंड रोलर जनरली यूज। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो रोलर बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग में जो रोलर रहता है तो उसमें कौन सा कांटेक्ट होता है, तो उसमें होता है लाइन कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो रोलर बियरिंग में लाइन कांटेक्ट होता है। जो बॉल बियरिंग होता है तो बॉल बियरिंग में क्या कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, अगर बॉल को हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कांटेक्ट ही हो रहा है ना, तो जब रोलर को रखेंगे तो क्या हो रहा है, लाइन कांटेक्ट होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर से बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, गान मेटल इज एन एलॉय ऑफ, गान मेटल किसका एलॉय होता है, गान मेटल एलॉय होता है कॉपर, टीन एंड जिंक। ठीक है, तो कॉपर, टीन एंड जिंक का एलॉय होता है गान मेटल, इसका इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कॉपर रहता है 88%। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ डायनाट इज टू, जो डायनाट होता है, डायनाट का पर्पस क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चेजिंग एंड रिकंडीशनिंग डैमेज थ्रेड। तो कभी कभी पूछ लेता है कि डायनाट क्या होता है, डायनाट होता है ए शेप ऑफ मतलब हेक्सागन शेप नाट, हेक्सागन शेप एक नाट होता है और ये क्या करता है, कोई भी डैमेज थ्रेड है तो डैमेज थ्रेड को चेजिंग करता है, मतलब रिकंडीशनिंग मतलब क्या है, फिर से उसको अच्छा बना देते हैं। ठीक है, मेरामत जिसको करता है बोलता है कि मेरामत कर देता है। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, थ्रेड प्लग गेजेस आर यूज टू चेक। बहुत बार मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, प्लग गेज मतलब क्या है, इंटरनल कोई भी चीज़ है, डायमीटर है, उसको चेक करता है। तो थ्रेड प्लग गेज मतलब क्या है, इंटरनल थ्रेड को चेक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, व्हाट इज द टैप साइज फॉर एन इंटरनल थ्रेड ऑफ M12 विथ 1.75। ओके, तो ऐसे जनरली पूछता है कि M12 इंटू 1.75। तो इधर इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला से इसका राइट आंसर नहीं आएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला से अगर नहीं आएगा तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 12 से पिच को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 5, 2 और 10.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट के अंदर डाउट है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज़्यादातर जगह में इसका आंसर बोल रहा है कि 10 mm हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.25 mm, क्योंकि हम लोग माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर आ रहा है कि 10.25 mm। मतलब क्या है, ऑप्शन में जब है तो इस प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, थंब रूल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, ए नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्लग गेज होता है, प्लग गेज का जो गो एंड होता है, गो एंड क्या करता है, लोअर लिमिट ऑफ द होल्ड को मेजर करता है, और नो गो एंड क्या करता है, अपर लिमिट ऑफ द होल्ड को मेजर करता है, चेक करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर काटिंग एल्यूमिनियम। जो काटिंग फ्लूइड यूज होता है एल्यूमिनियम को काटने के लिए, वो क्या है, तो एल्यूमिनियम को काटने के लिए हम लोग जानते हैं कैरोसिन ऑयल यूज होता है। ठीक है, और ड्राई एयर किसके लिए यूज होता है, कास्ट आयरन के लिए यूज होता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में कास्ट आयरन नहीं तो एल्यूमिनियम को पूछता है, तो इस पेपर में कास्ट आयरन को नहीं पूछा, एल्यूमिनियम को पूछा है। लेकिन अगला वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें कास्ट आयरन को भी पूछ सकता है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोल रहा है।
तो जो स्टूडेंट आज मेरा वीडियो नया देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है, 2 वीडियो अवेलेबल है। टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज है। टेक्निकल में जो न्यूमेरिकल आता है, जिस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, तो दो क्लास में मैं 20 न्यूमेरिकल को डिस्कस किया हूँ। तो उसमें मैं बहुत ही अच्छा से जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालता है उसका बारे में डिस्कस कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो वो वाला सीरीज जरूर देखें, क्योंकि हार्ड टेक्निकल एग्जाम देने के लिए आप देख सकते हैं टेक्निकल न्यूमेरिकल आता है, तो इसलिए आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उधर से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो 34 नंबर का क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल मतलब क्या है? जो डायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल मतलब क्या होता है? जो बीवेल प्रोटेक्टर होता है। बीवेल प्रोटेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली हम लोग मेजर करके बता सकते हैं कि 1 डिग्री हो रहा है कि 60 डिग्री हो रहा है। लेकिन जो बीवेल गेज होता है ना, उसमें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एंगल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो बीवेल प्रोटेक्टर है उसका मदद से हम लोग चेक करेंगे, मेजर करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो बीवेल गेज जो होता है, बीवेल गेज टोटली होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, जो बीवेल प्रोटेक्टर होता है, बीवेल प्रोटेक्टर हम लोग जो मेजरिंग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है, कॉम्बिनेशन सेट में हम लोग जो 3 हेड रहता है, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड है, तो उसमें हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन। इसका बाद 36 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन फाइल इज़ नॉट हार्डन एंड टेम्पर। हम पहले डिस्कस कर दें कि फाइल का कौन सा पार्ट हार्डन नहीं किया जाता है और टेम्पर्ड भी नहीं किया जाता है। कौन सा पार्ट, जिस पार्ट को सॉफ्ट रखा जाए तो उस पार्ट का नाम क्या? टैंग होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी उसको हैमर हैंडल के अंदर घुसाते, क्योंकि जब भी हम लोग उसको फाइल हैंडल के अंदर घुसाते हैं तब हम लोग को मार के घुसाते हैं, तो चोट लगने से वो क्या ज़्यादा हार्ड होगा तो टूट जाएगा, लेकिन वो सॉफ्ट रहता है इसीलिए टूटता नहीं, इसीलिए हम लोग उसको सॉफ्ट रखते हैं। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ सरफेस फिनिश वैल्यू RA, जिसको बोलते हैं रफनेस वैल्यू, RA वैल्यू बोलता है, तो N6 का क्या वैल्यू हो जाता है? आप लोग जानते हैं जो N6 का वैल्यू होता है, N6 का वैल्यू तो N1 से N12 तक होता है। ठीक है, तो N12 का वैल्यू क्या होता है? 50 माइक्रोन होता है। उसका बाद क्या होता है? N11 का क्या होता है? तो ये आप लोगों को ट्रिक्स है, जस्ट मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रिक्स है इसमें आधा होते जाएगा। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आधा हो जाएगा। N11 में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। N10 में क्या हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। N9 में क्या हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा। N8 में क्या हो जाएगा? N8 में हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक है, N9 में क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। N7 में हो जाएगा 1.6 और N6 में हो जाएगा 0.8 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, तो आधा आधा होते जाएगा। आप लोग को याद रहना चाहिए कि N12 का वैल्यू अगर आप लोग को याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, तो सरफेस की फिनिश को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कौन सा मतलब चिन्हों से डिनोट करते हैं? सिंबल से। राइट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका एंगल होता है, ईच एंगल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैं बहुत बार क्लास में आप लोग को डिस्कस कर दिया हूँ। एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऑयली फ्लोर रहता है, अगर हम लोग उधर से मतलब वॉकिंग कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो ऑयली फ्लोर में हम लोग स्लिप मतलब हो सकता है, हम लोग को स्लिप हो सकता है, हम लोग गिर सकते हैं। तो ऑयली फ्लोर को हम लोग क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? पुटिंग सॉडस्ट एंड सैंड। जो लकड़ी का कटने के बाद जो डस्ट होता है तो सॉडस्ट डालेंगे या सैंड जो बालू है उसको डालने से ऑयली फ्लोर को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, टूल चैटर इज कॉज्ड बाय व्हिच रीजन। टूल चैटरिंग मतलब टूल से अत्यावश्यक ध्वनि किसके कारण होती है? तो चैटरिंग आवाज़ किसके लिए निकलता है? तो एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, जब भी टूल में ज़्यादा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा तब उसमें क्या होता है? चैटरिंग आवाज़ आता है। तो जब स्मॉल क्लियरेंस एंगल होता है तब क्या होता है? रब होता है। जो साइड होता है वर्कपीस का साथ वो घिसता है, लेकिन ज़्यादा क्लियरेंस एंगल होता है तो टूल चैटरिंग आवाज़ करता है। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। जो प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच 2 टाइप्स का होता है, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री। 30 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर डिवाइडर लोकेशन और 60 डिग्री को बोलता है डॉट पंच बोलता है, जो यूज़ होता है विटनेस मार्क के लिए। और ठीक है, और 90 डिग्री होता है सेंटर पंच का एंगल। ओके, सेंटर ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच करना चाहिए।
इसका बाद 41, 42 एंड 43 मैथ का क्वेश्चन है। 42 का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देते हैं। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक्स ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज, जो मेट्रिक थ्रेड का फ्लैंक होता है तो उसमें जो एंगल होता है, फ्लैंक का बीच में जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की है, आंसर की का हिसाब से 90 डिग्री दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हुआ जिसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका बाद आप देख सकते हैं 45 नंबर के भी मैथ का क्वेश्चन है। 46 नंबर का मैं जो थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही मैं 5 मैथ अभी सॉल्व कर देता हूँ। 46 नंबर पे पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टूल, इसमें से कौन सा टूल नहीं है। तो कार्व फाइल होता है टूल, हैंड फाइल होता है टूल, फ्लैट फाइल होता है टूल, लेकिन बॉक्स फाइल बोल के कोई भी टूल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। तो 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 अवे फ्रॉम ए टावर, ठीक है। मतलब क्या है, एक ऑब्जर्वर मतलब कोई भी एक आदमी है जिसका लेंथ तो हाइट है कितना 1.6, मतलब सोच लो इधर जो मैं ड्राइंग किया है सी और ई जो लिखा है, तो ये सोच लो एक आदमी है जिसका हाइट है 1.6, ठीक है। और ये 20√3 डिस्टेंस है, मतलब ये जो टावर है, ये टावर है, अब हम लिख दिया तो टावर से इसका कितना दूर है 20√3 इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द टावर, मतलब क्या है, इधर ये देख रहा है तो इधर आइज से इसका जो टॉप ऑफ द टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों को रट्टा मारने का कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझना चाहिए। बोला है कि एक आदमी का हाइट कितना है 1.6, मतलब इधर से इधर भी इसका हाइट कितना है 1.6 है, और क्या निकालना पड़ेगा, टोटल हाइट निकालना पड़ेगा टावर का। तो इधर तक अगर निकाल गया तो इधर अगर निकालना पड़ेगा ए से बी का अगर लेंथ अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर इसका टोटल ए डी का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बोला था कि डी और ई से किसका डिस्टेंस, आदमी से टावर का डिस्टेंस 20√3, मतलब इधर भी 20√3 होगा, इसीलिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया तो 20√3 लिख दिया, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 30 डिग्री बोल दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज जो ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें tan 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan 30 मतलब हो जाता है कि हाइट या परपेंडिकुलर बटा बेस। तो हाइट क्या है ए बी है, ए बी बटा बेस क्या है बी सी। तो आप देख सकते हैं लिख दिया, तो ए बी बटा बी सी इजिकल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3, ओके। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को जानना चाहिए, तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 20√3, बी सी का तो वैल्यू 20√3 है, इसीलिए इसको हम लोग इधर लिख दिया, तो 20√3 बटा 1/√3, तो √3 कट जाएगा, तो ए बी इजिकल टू आ जाएगा 20, ठीक है। तो ए बी इजिकल टू 20 आ गया, और बी डी इजिकल टू हम लोग जानते हैं 1.6, तो 20 + 1.6 इजिकल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ जाएगा 21.6 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, आप लोगों को रट्टा लगाने का नहीं है, समझना है कि क्या बोल रहे, इसका हाइट दे दिया है, इसका हाइट बोल दिया, मतलब क्या इधर से इधर तक इसका हाइट भी हम लोग को मालूम पड़ गया। तो ए अगर हम ए से बी अगर हाइट निकाल सकते हैं तो इस पूरा टावर का हम लोग जो लेंथ हाइट है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे मैं डेली 1-2 करके मैथ कराते रहूँगा तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहना, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहूँगा। इसका बाद आप देख सकते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, इफ़ ए टाइगर इज़ 50 ऑफ इट्स ओन लीफ बिहाइंड ए डियर, मतलब एक टाइगर है 50 लीव्स एक डियर से पीछे है, ठीक है। बोल रहे टाइगर टेक्स 5 लीव्स पर मिनट, एक टाइगर 5 लीव्स लेता है 1 मिनट में, और डियर कितना लेता है 4 लीव्स लेता है 1 मिनट में, ओके। इफ़ द टाइगर एंड डियर कवर्स 8 मीटर एंड 5 मीटर पर लीप रेस्पेक्टिवली, मतलब एक लीप में अगर टाइगर 8 मीटर जा सकता है, मतलब एक बार क्या बोलते हैं उसको, मतलब टाइगर एक बार जंप करने से कितना जाता है 8 मीटर जाता है, और डियर एक बार लीप करने से मतलब क्या जंप करने से 5 मीटर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर हैव टू रन बिफोर इट कैचेस द डियर, मतलब तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डियर को पकड़ने से पहले टाइगर को, बाघ को कितना दूर उसको डिस्टेंस उसको जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ टाइगर क्या है, स्पीड ऑफ टाइगर निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ डियर निकालना पड़ेगा। तो एक लीप मतलब एक जंप में वो 8 मीटर जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, एक जंप में अगर 8 मीटर जाएगा तो 5 जंप 1 मिनट में देता है, मतलब 40
मीटर पर मिनट हो जाएगा। और इसके बाद डीआर का भी हो जाएगा, 4 जंप देता है और एक जंप में 5 मीटर, मतलब 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो मैं आज ही बता दिया कि जब भी दो स्पीड रहेगा, दो स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तब रिलेटिव स्पीड ऑलवेज माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 40 - 20 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले ही बोल दे कि टाइगर 50 लीप डीआर से पीछे है। मतलब क्या है, आप देख सकते हैं इनिशियल डिफरेंस इन डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस हो रहा है, 50 लीप, मतलब एक एक लीप क्या वैल्यू क्या है टाइगर का, 50 × 8 मतलब 400 मीटर वो पीछे है। तो टाइम टेकन टू कैच द डियर, मतलब जब उसका डिफरेंस है 400 मीटर तो उसको पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर ए होगा तो अगर रिलेटिव स्पीड के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400/20 मतलब 20 मिनट लगेगा। ठीक है, मतलब क्या, एक आप देख सकते हैं एक डियर जा रहा है और एक 50 लीप पीछे एक टाइगर है। ठीक है, तो ये कितना, एक 50 लीप मतलब क्या, एक लीप में कितना जाता है, 8 मीटर जाता है। तो 50 लीप में मतलब क्या, 400। तो डिस्टेंस 400 आ गया और स्पीड आ गया, तो डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टाइम आ जाएगा। तो टाइम क्या आएगा, 20 मिनट आ गया। ठीक है, तो 20 मिनट आ गया। तो टाइगर कितना दूर जाएगा 20 मिनट में, तो लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि टाइगर 20 मिनट में कितना दूर तय करेगा। तो अगर वो 1 मिनट में 40 मीटर जाएगा तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 40 × 20 मतलब क्या जाएगा, 800 मीटर जाएगा। ठीक है, अगर ये बोर्ड होता ना तो बोर्ड में मैं और भी अच्छा से आप लोगों को समझा सकता था, लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डर में मैथ को समझाना बहुत दिक्कत का बात है। फिर भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ, सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है कि स्पीड टाइगर का स्पीड कितना है, डियर का स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो पहले डिफरेंस 50 लीप 50 जंप जो जंप है वो पीछे था, तो 50 × 8 मतलब क्या, 400 मीटर वो पीछे है। तो 400 मीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो कितना मतलब डिस्टेंस वो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा 40 उसका स्पीड है। तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में अगर 40 जाएगा तो 20 मिनट में 800 मीटर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो PDF है ना, कितना क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन पेपर में आया है सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन किया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इस PDF को लिंक मैं इस PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके ये वाला मैथ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ, अगर इसको अपलोड करने जाएंगे और भी टाइम लग जाएगा तो आप लोग कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, कितना क्वेश्चन में एरर है वो भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आज जो क्वेश्चन है ना, मैथ का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन PDF आप लोगों को दे दूँगा, कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैं आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, जस्ट मैं आज थ्योरी का डिस्कस कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेरा टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज़ देखा है वो सभी स्टूडेंट का वो सीरीज़ बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि मैं उसको बोर्ड में एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छा से सॉल्व किया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आया है इसको भी एक दिन मैं कोई भी एग्ज़ाम का साथ एक क्वेश्चन को डाल दूँगा और आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा, और उस दिन इस सॉल्यूशन का टाइम हम बोर्ड में इसको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसका बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो पेज में क्या क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एन इंजीनियर वाइस इज स्पेसिफाइड बाय, जो इंजीनियर वाइस होता है या बेंच वाइस होता है उसको हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो विड्थ ऑफ द जॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विड्थ ऑफ द जॉ, जबड़ा का चौड़ा का हिसाब से हम लोग इंजीनियर वाइस को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 125 से 150 mm होता है। ओके, ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो जॉ प्लेट बनता है टूल स्टील से बनता है। इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू पुल हेवी लोड्स अलोंग द ग्राउंड। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत बोल रहा है, कि इसका आंसर बोल रहा है कि जब बोला है कि अलोंग द ग्राउंड बोला है मतलब ग्राउंड का साथ बोला है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर रोलर बोल रहा है। पता नहीं कौन सा चैनल इसको बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंचेस हो जाएगा। ठीक है, तो विंचेस एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी मतलब हेवी लोड को क्या करता है, पुल करता है, मतलब खींचता है, ग्राउंड का साथ साथ भी खींचता है। ठीक है, और ये वर्टिकली भी लोड को उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रॉपर आंसर हो जाएगा विंचेस। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर की में भी बी आंसर है। ओके,
49 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग, इनमें से कौन सा टेपर टर्निंग के लिए यूज़ नहीं होता, तो इनमें से कौन सा नहीं होता, तो ये सभी यूज़ होता है फॉर्म टूल, टेल स्टॉक, ऑफसेट मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब घुमा के क्वेश्चन दिया है। तो जो स्टूडेंट इसका आंसर किया बहुत ही अच्छा है, और नहीं किया तो पीडीएफ को देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे मैं किया हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ओके, इसका बाद बोल रहा है कि टाइपिकली लोकेटिंग डिवाइस यूज्ड एज जिग्स एंड फिक्सर फॉर सिलिंड्रिकल जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब के लिए जिग और फिक्सर के हिसाब से हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं वी ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी ब्लॉक में जितना इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, 3 मेजरिंग जार्स हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ 15 ml, 50 ml एंड 30 ml। 3 मेजरिंग जार है जिसका कैपेसिटी क्या है 15 ml, 50 ml एंड 30 ml। तो बोला है कि व्हाट इज़ द लीस्ट कैपेसिटी व्हिच कैन बी परफेक्टली मेजर्ड बाय एनी वन ऑफ द मेजरिंग जार, मतलब क्या बोल रहा है, न्यूनतम क्षमता क्या है जो किसी भी दिया गया मापने वाला जार द्वारा पूरी तरह से मापी जा सकती है। तो इसमें क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में बोल देगा, एक नॉर्मल ट्रिक सब लोग को बता देता हूँ, लीस्ट कैपेसिटी जब भी बोलेगा क्वेश्चन में लीस्ट बोलेगा तो 3 जो वैल्यू होना, वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है, इसीलिए पहले अभी बता रहा हूँ। तो एलसीएम करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 150 ml हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगा 150 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लीस्ट कैपेसिटी या लीस्ट बोल देगा, ठीक है, जब भी हाईएस्ट बोल देगा तब क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हूँ ना, लिस्ट बोला इसीलिए, तो हाईएस्ट जब भी बोलेगा तब क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी बोला है कि को एक बोल दिया कि जो कोन है मतलब शंकु है, शंकु का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या होता है 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.1/1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आएगा इसका आएगा शायद 1480 आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1480/1000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.480 भैया 408 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसका बाद जो होता है एक नॉर्मल जो कन्वर्सन होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम मैं अपना क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था कि यूनिट चैप्टर से क्वेश्चन दीजिए, आईसी इंजन चैप्टर से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन दीजिए। लेकिन मैं जो क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कोई भी मतलब अजीब जैसा यूनिट नहीं पूछा कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट नहीं पूछा, टेम्परेचर की यूनिट पूछा है। तो टेम्परेचर की यूनिट, हीट का यूनिट, वाट का यूनिट, मतलब पावर का यूनिट, हीट का यूनिट, और भी जो होता है वर्क डन का यूनिट, एनर्जी का यूनिट बहुत बार मैं क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ। तो उधर से क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को डेली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो आंसर की में दिया है कि ऑल ऑफ दिस, तो आप लोग इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये जो डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये भी टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट एक्चुअल होता है केल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का, हाई कार्बन स्टील्स आर मशीन यूजिंग टूल सेविंग, मतलब कोई भी हाई कार्बन स्टील का एक जॉब है तो उसको मशीनिंग करने के लिए हम लोग जो टूल है, टूल में कौन सा रेक एंगल लगाएंगे, तो हम लोग नेगेटिव रेक एंगल लगाएंगे। क्योंकि हाई कार्बन स्टील जो होगा इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल टूल में यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है कि आरपीएम निकालने के लिए बोला है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं टेक्निकल न्यूमेरिकल सीरीज में बहुत बार डिस्कस कर दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर 318 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू आ जाएगा 320 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का था, पॉइंट एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट, जनरल पर्पस ड्रिल बिट के लिए जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है 118 डिग्री होता है, और लीप एंगल क्या होता है 59 डिग्री होता है, चिजेल एज एंगल कितना होता है 55 डिग्री एंगल होता है। ओके, और हेलिक्स एंगल होता है 27.5 डिग्री होता है। ओके, सभी एंगल में बता दिया।
कभी कभी पूछता है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल क्या होता है, 121 डिग्री होता है। ठीक है, तो इधर बोल रहा है कि तो इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल होता है और चीजेल का जो पॉइंट एंगल होता है किसका ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल को हम लोग काटने जा रहे हैं उसका हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा हार्ड होगा तो जो पॉइंट एंगल है वो बहुत ही बड़ा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, और सॉफ्ट होगा तो कम होगा। ठीक है, तो एक 118 डिग्री होता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका बाद बोल रहा है इन ए ग्राइंडिंग व्हील 51A 46L 13B, तो 13B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है तो 8 चीज़ हम लोग को जरूरी होता है मार्किंग के लिए। ओके, तो ये होता है 51 होता है मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, इसका बाद होता है ये होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, इसका बाद होता है ग्रेन साइज, इसका बाद होता है ग्रेड। ओके, इसका बाद होता है स्ट्रक्चर, इसका बाद होता है टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड बी मतलब क्या है, रेजोनाइट बॉन्ड, हम लोगों को पता चल गया रेजोनाइट बॉन्ड। ठीक है, तो रेजोनाइट बॉन्ड। और 13 मतलब क्या है, 13 मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, 1 to 8 होता है डेंस स्ट्रक्चर, और जो होता है 9 to 16 जो होता है वो होता है ओपन स्ट्रक्चर। तो ये जो होगा 13 होगा ओपन स्ट्रक्चर वाला, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर इधर नहीं है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर दे रहा है। लेकिन सॉफ्ट स्ट्रक्चर बोल के ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है ग्रेड होता है, ग्रेड सॉफ्ट भी होता है, मीडियम होता है, हार्ड भी होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 13 और बी क्या इंडिकेट करे, बी तो रेजोनेट बॉन्ड को इंडिकेट करेगा, लेकिन 13 इंडिकेट करेगा ओपन स्ट्रक्चर को, 13 इंडिकेट करेगा ओपन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी आप लोग कंप्लेंट कीजिए। ओके, इसका बाद 62 नंबर का क्वेश्चन, मोर स्टैंडर्ड टपर इज अवेलेबल इन नंबर फ्रॉम, जो ये मोर स्टेपर होता है तो बहुत बार मैं क्लास में डिस्कस कर दिया, तो ये कितना नंबर में अवेलेबल होता है, तो इसको हम लोग MT से डिनोट करते हैं, MT 0 से MT 7 तक होता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 नंबर में मिलता है। इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। ओके, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए नाट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये जो क्वेश्चन है इसरो में पूछा गया था, तो इसका बारे में मैं 2-3 बार डिस्कस कर दिया। जब भी हम लोग नाट का डायमेंशन को मतलब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करना चाहिए, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर क्या हो रहा है उसको हम लोग बोलना चाहिए। ठीक है, तो बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है नाट का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का, द हाफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोर स्टैंडर्ड टेपर इज, जो मोर स्टैंडर्ड टेपर होता है जिसका एंगल होता है 3 डिग्री, तो उसका हाफ इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा 1 डिग्री 29 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो मोर स्टेपर कहाँ यूज़ होता है, मोर स्टेपर होता है एक सेल्फ होल्डिंग टेपर, ये ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेता है, तो ड्रिल में यूज़ होता है, ड्रिल जो सैंक होता है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ड्रिल में होता है, जैसे रिमार में होता है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बाद पूछ रहे हैं 66 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड न्यू क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये जो करेक्ट, ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। GC मतलब क्या है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, और EP मतलब क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग को देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ग्रीन कार्बाइड नहीं होता, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है। GC को हम लोग डिनोट करते, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग डिनोट करते हैं GC से। ओके, और SiC मतलब क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पाइप डायमीटर मोर देन 63 mm एंड अप टू 200 mm, मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा एक पाइप भाइस होता है जो 63 mm से 200 mm वाला कोई भी पाइप को मतलब पकड़ता है, तो होल्ड करता है, कौन सा भाइस होता है, तो चेन पाइप भाइस होता है। जब भी बड़ा बड़ा डायमीटर वाला पाइप होता है तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग चेन पाइप भाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो पाइप भाइस होता है वो पाइप भाइस क्या करता है, तो 63 mm तक जो पाइप होता है तो पाइप को होल्ड करता है। ठीक है, और ये जो पाइप रेंज है 15 से 50 mm वाला जो भी पाइप होता है उसको पकड़ता है और ग्रिप करता है। ठीक है, और कोई भी अगर थ्रेड में लगाने का टाइम, पाइप में अगर थ्रेड है तो उसको अगर मतलब घुमाने का टाइम हम लोग पाइप रेंज का द्वारा पाइप को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो पाइप रेंज का रेंज कितना होता है, 15 से 50 mm तक होता है, और चेन पाइप रेंज का कितना होता है, 50 से 150 mm होता है। ठीक है, जब भी बड़ा बड़ा डायमेंशन दे देगा मतलब चेन ही होगा। ओके,
इसका बाद 68 नंबर का क्वेश्चन 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। तो ज़्यादातर जगह में इसका राइट आंसर बता देगा कि ये राइट आंसर है। हाँ ठीक है, राइट आंसर है, लेकिन कैसे करना पड़ता है वो भी तो सबको दिखाना चाहिए ना। 90% स्टूडेंट का आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको नहीं आता है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन पेपर बनाया हूँ। आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है कि पाई रेडियन होता है। रेडियन का साइन C से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 180, ठीक है। और जो 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा पाई इंटू 45/180, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, काटने के बाद पाई/4 आ जाएगा। पाई का वैल्यू आ जाएगा 3.14/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.785, ठीक है। तो कैसे निकालना पड़ता है आप लोगों को पता चल गया। जब भी बोलेगा कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा रेडियन में, तो कभी कभी ऐसे भी दे देता पाई/3 दे देता। तो कैसे होता है, हम लोग जानते हैं 180 डिग्री मतलब क्या है पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब क्या है पाई/180, 60 डिग्री मतलब क्या है इंटू 60। तो क्या हो जाएगा 60 का काटने के बाद पाई/3 आ जाएगा ना। तो पाई/3 का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14/3, तो ये भी आ जाएगा। तो ऐसे करना पड़ता। तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रात जग के मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का, लेद वेट्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये जो क्वेश्चन है मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर दिया, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या रहता था, उसमें रहता था इट कैन रेजिस्ट हाई कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब कॉम्प्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या क्या है, इट डज नॉट रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब क्या है इसका ऑप्शन को थोड़ा घुमा के दिया है, मतलब इसमें नोट लगा दिया। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि जो लेद बेड हम लोग यूज़ करते हैं उसका कारण होता है कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को, ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को सहन कर सकता, ले सकता। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, मतलब वो बहुत दिन तक वो डैम्पिंग कर सकते हैं, मतलब वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को ले सकते हैं। और इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को बजाय रख सकते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर C। इसका राइट आंसर 100% मैं श्योर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबिक फीट इन 12 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब क्या है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब हम लोग को पहले जानना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर मतलब हम लोग 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितना क्यूबिक फीट होगा, मतलब फीट क्यूब कितना होगा। तो इसका वैल्यू होता है 35.315। तो यूनिट एंड कन्वर्सन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 35.315 फुट क्यूब, ओके। तो 1 मीटर क्यूब मतलब अगर उतना होगा तो 12 मीटर क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 12 का साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा शायद 464 शायद आ रहा है, जो भी है, मतलब आंसर की में आंसर सही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है वो भी वही आप लोग को जानना है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को मैं बहुत ही अच्छा से एनालिसिस किया हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 4 ही मिस्टेक है, जो 4 मिस्टेक में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैं बता दिया आप लोगों को। और बाकी जो जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है, 3 मैथ है, आप देख सकते हो 1 2 3 मैथ है और बाकी कुछ भी मैथ नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में आप लोग कंप्लेंट कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए। टाइम आप लोगों का पास है, सिर्फ मेल ही करना है आप लोगों को, कोई भी वेबसाइट में जाके कुछ नहीं करना नहीं है, ठीक है। तो मेल आईडी पे आप लोग मेल कर दीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं जो नोटिस निकल के आया था, इसमें एक मेल आईडी दिया है rectt.ncl@coalindia.in। ये ईमेल पर हम लोग को ऑब्जेक्शन भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भेजना पड़ेगा वो भी मैं दिखा दूंगा। तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो जो भी मेल आईडी से आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो वो मेल आईडी आप लोग पहले सिलेक्शन कर लीजिए। तो मैं rajatakura1998@gmail.com, उसके बाद 2 में क्या लिखना है, जो भी मेल आईडी नोटिस में दिया है वो डालना है। उसका बाद सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्शन फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन है। तो इसका बाद आपको लिखना है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बाद जो मेल लिखना है, मेल लिखना क्या है, माई सेल्फ शुभजीत ठाकुर, जो भी आपका नाम है, आई एम एन एप्लीकेंट ऑफ NCL इन द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या है सुपरवाइजरी पोस्ट जो भी है। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए टेक्नीशियन, अगर फिटर है तो ब्रैकेट में फिटर लिख दीजिए, ओके। फिटर तो जरूर लिखिए क्योंकि ट्रेड आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो उसका बाद क्वेश्चन सेट क्या था, जिस क्वेश्चन सेट के मुताबिक आप लोग आंसर क्वेश्चन को देखे कि एक क्वेश्चन गलत है तो आप लोग सेट नंबर दे दीजिए। इसके बाद देख सकते हैं कि इन माई क्वेश्चन पेपर 4 क्वेश्चन आर रॉन्ग, रॉन्ग क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको देना है। अगर आपको लग रहा है कि
एक क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि एक क्वेश्चन है फीटर का जो 300 mm के जगह मीटर दे दिया, तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये मीटर में कभी नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा हेक्सो ब्लेड नहीं होता है, तो ये mm में होगा। तो क्वेश्चन रॉन्ग ऐसे दे सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख सकते हैं सेम जैसे मैं दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सोच लीजिए कि 31, तो रीजन क्या है, तो ऑप्शन इज रॉन्ग आप लोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग ऐसे करके दे दीजिए। ओके, सिर्फ आप लोग को दिखाना है। और जो भी क्वेश्चन का आप लोग मतलब क्लेम उठा रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच कर दीजिए। तो अटैच कैसे करना है, तो इसमें जाना है, तो अटैच फाइल में आपको जाना है। अटैच फाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं फाइल्स में आ जाएगा। अटैच फाइल के बाद आप देख सकते हैं अटैच में आ जाएगा। मेल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। सो जो भी है आपको एडमिट कार्ड, सोच लीजिए ये एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड आप लोग अटैच कर दीजिए। तो नीचे एडमिट कार्ड अटैच हो जाएगा। उसके बाद 4 जो पिक्चर है, पिक्चर को भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। जैसे इमेज है, इमेज को आप लोग अटैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे एक अटैच कर लिया, ठीक है। तो इसका बाद आप लोग 4 स्क्रीनशॉट को अटैच कर लीजिए। जितना भी रॉन्ग क्वेश्चन है अटैच कर लीजिए, और अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी अटैच कर लीजिए, और क्या प्रॉब्लम है वो भी लिख के आप लोग, ये जो नील ऑप्शन है, नील जो तीर चिन्ह है, तो इसमें क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत किया हूँ, क्योंकि पूरा पेपर को मैं सॉल्व किया हूँ। मैथ का क्वेश्चंस मैं पूरा सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और भी जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय।